नमस्ते। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की जो रचना है बसंत आया और तोड़ो। ये दो जो रचना है छोटी छोटी, इनके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। क्लास 12 के लिए हिंदी का ये चैप्टर है और इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स में 40% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, तो बहुत बड़ा ज़्यादा वेटेज है, मतलब 50 से कुछ कम है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये प्रश्न। आइए करते हैं इसके अभ्यास, और इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, एजुकेशन राइस, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मैं आपको यहाँ पर आंसर भी बताऊंगा, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और अपने आंसर्स का मिलान करते जाइए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी एक रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो बसंत आया और तोड़ो जो रचना है ये रघुवीर सहाय साहब की है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक रचना इनकी नहीं है। पहला है सीढ़ियों पर धूप में, ऑप्शन बी है चुका भी नहीं हूँ मैं, ऑप्शन सी है हंसो हंसो जल्दी हंसो, और ऑप्शन डी है कुछ पत्ते कुछ चिटियाँ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक रचना रघुवीर सहाय साहब की नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चुका भी नहीं हूँ मैं। ये जो रचना है ये शमशेर सिंह बहादुर की रचना है, चुका भी नहीं हूँ मैं, और बाकी जो तीनों रचना है ये रघुवीर सहाय साहब की है। दूसरा प्रश्न, रघुवीर सहाय निम्न में से किस एक की पत्रकारिता से जुड़े हुए नहीं थे। मतलब तीनों से जुड़े हुए हैं, किसी एक से नहीं जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन है नवजीवन दैनिक, ऑप्शन बी है नव भारत टाइम्स, ऑप्शन सा है धर्म युग, और ऑप्शन डी है दिनमान। तो इसमें से कौन सा एक समाचार पत्र जो है रघुवीर सहाय जिससे नहीं जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, धर्म युग जो है इससे नहीं जुड़े हुए थे। तो धर्म युग से कौन जुड़े हुए थे, तो धर्मवीर भारती साहब जो है वो धर्म युग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, रघुवीर सहाय निम्न में से किस सप्तक से जुड़े हुए थे। आपको पता होगा कि अज्ञे साहब ने सप्तकों का प्रकाशन किया था, जिसमें प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, इस तरीके से, और प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया था। तो इसमें से कौन सा सप्तक था जिसमें रघुवीर सहाय की रचनाओं का संकलन किया था। तो ऑप्शन आपको बताना है, ऑप्शन 1 है पहला सप्तक, दूसरा है ऑप्शन बी है दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, और ऑप्शन डी है चौथा सप्तक। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, दूसरा जो तार सप्तक था, दूसरा जो सप्तक था इसमें रघुवीर सहाय साहब की रचनाओं को सम्मिलित किया था, और एक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया जाता है, तो दूसरे सप्तक में इनकी रचनाओं को शामिल किया था। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, बंगले के किस वृक्ष पर बैठी चिड़िया अपनेपन और मिठास से भरे स्वर में कूकी। ये बसंत आया जो कविता है, इसमें कवि यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे भाई को बहन बुलाती है दा कह करके, उसी तरीके से उसी मिठास के साथ एक चिड़िया अशोक के वृक्ष पर बैठी हुई जो है वो कूकी। तो यहाँ पर क्या आपको सही जवाब बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा अशोक का वृक्ष। ठीक है, एक वृक्ष पर बैठी, और कोष्टक में कवि ने उस पंक्ति में लिखा है अशोक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक के वृक्ष पर बैठी चिड़िया अपनेपन और मिठास से भरे स्वर में कूकी। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। गलत कथन कौन सा है वो आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सर्जनात्मक उपयोग किया है, ऑप्शन बी है उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक है, ऑप्शन सी है जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा और वृत्तांत का उपयोग करते हैं, और ऑप्शन डी है उनके काव्य में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना की उड़ान अधिक है। तो सही जवाब आपको, मतलब गलत कथन कौन सा है वो बताना है। तो गलत कथन जो ना ऑप्शन डी में गलत है। मतलब यहाँ पे कहा है कि उनके काव्य में यथार्थ की अपेक्षा कल्पना की उड़ानें तो नहीं है। उन्होंने यथार्थ पर ज़्यादा बल दिया है, कल्पना पर ज़्यादा बल नहीं दिया है। अपनी रचनाओं में यथार्थ पर ज़्यादा ध्यान इन्होंने दिया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, और बाकी इन तीनों कथन सही है इनके बारे में, ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न, कवि के दफ्तर में किस बात की छुट्टी थी। मतलब कवि के दफ्तर में जो छुट्टी थी वो किस बात का प्रमाण था। पहली रचना है बसंत आया, इसमें से लिया गया है। कवि कहता है कि एक दिन मैं सड़क के किनारे जहाँ पे बजरी बिछी हुई थी वहाँ पे मैं चल रहा था, और मेरे पैरों के नीचे जो पत्ते थे, पीले पीले पत्ते जो पेड़ों से गिरे हुए थे, उन पत्तों पर चलने से आवाज़ जो आ रही थी ये इस बात का प्रतीक था कि बसंत आ गया। लेकिन कवि कहता है कि मुझे जो छुट्टी थी ना उस बात से पता चला कि क्या आ गया है, बसंत आ गया है।
तो यहाँ पे बताना है कि कवि के दफ्तर में छुट्टी किस बात का प्रमाण था, दशहरे का, दीपावली का, ईद का या बसंत पंचमी का। तो बसंत पंचमी के दिन छुट्टी थी, मतलब बसंत आगमन की सूचना जो है वो मुझे इस बात से मिली कि आज दफ्तर में छुट्टी थी, और दूसरा मुझे कैलेंडर से पता चला। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित में कौन सा वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 तो इसके प्रतिपाद्य हैं, है ना, इससे रिलेटेड है, लेकिन एक ऑप्शन है जो इससे रिलेटेड नहीं है इस वसंत कविता से। वो क्या है? ऑप्शन 1 है ऋतु परिवर्तन को आज हम सरलता से महसूस कर लेते हैं। ऑप्शन बी है वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऑप्शन सी है इस कविता में आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। और ऑप्शन डी है आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। तो देखिए इसमें सही जवाब रहेगा, इस कविता का प्रतिपाद्य नहीं है तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए कि ऋतु परिवर्तन को आज हम सरलता से महसूस करते हैं। कवि अपनी कविता में यह कहता है कि ऋतु परिवर्तन को हम महसूस ही नहीं कर पाते क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा संबंध टूट चुका है, प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है वो टूट चुका है, हम असंवेदनशील हो गए हैं प्रकृति के प्रति, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता ऋतु, डायरेक्ट हमें पता नहीं चलता ऋतु परिवर्तन से कि कौन सी ऋतु है। तो हमें कैसे पता चलता है? तो कवि यहाँ पर कहता है कि मुझे भी बसंत के आगमन की सूचना कैलेंडर से मालूम पड़ी, इसी के साथ मुझे दफ्तर में जो छुट्टी थी बसंत पंचमी की उससे मुझे पता चला कि बसंत ऋतु आ गई है। और इस कविता में आधुनिक जीवन शैली पर कवि ने व्यंग्य किया है और इसमें यह भी बताया है कि मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट चुका है। तो ठीक है, तो तीनों तो नीचे वाले तो सही है, लेकिन ये कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8वां, कवि को कविताएं पढ़ते रहने से किस बात का पता नहीं था? कविताएं पढ़ने से कौन सी बात का पता नहीं था कवि को? ऑप्शन 1 कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, कि रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, की मशीनें बताएगी ऋतु परिवर्तन के चक्र को, कि मधुमस्त पीक और आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी कि मशीनें बताएंगी ऋतु परिवर्तन के चक्र को। कविताएं पढ़ने से मुझे इस बात का पता नहीं था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं, मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, दशरथ माझी का ये कथन है दोस्तों। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर मन का पोषक तत्व या रस नहीं है? ऑप्शन 1 संघर्षशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है वेशभूषा, ऑप्शन सी है संकल्प के प्रति दृढ़ता या प्रतिबद्धता, और ऑप्शन डी है मनोभावों के प्रति सजगता। यहाँ पर क्या कहा है कि अंतर मन का पोषक तत्व यानी अंदर से जो प्रेरणा देता हो हमें, वो कौन सा तत्व नहीं है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, वेशभूषा, यानी ये हमारा बाहरी आवरण है। वेशभूषा हमें अंदर से प्रेरणा नहीं देती, ये हमारा बाहरी आवरण है। इसके अलावा अगर हमारा संघर्षशील प्रवृत्ति अगर हमारी है, संघर्ष करने की जो हमारा भाव है और संकल्प के प्रति दृढ़ता है ना, किसी भी चीज़ के प्रति दृढ़ रहना, और मनोभावों के प्रति सजगता, ये सारे अंतर्मन के भाव हैं, ये आंतरिक भाव हैं, लेकिन वेशभूषा हमारा बाहरी आवरण है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि जैसे गर्म पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई, इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जैसे है ना, जैसे शब्द का प्रयोग किया मतलब के समान दिखाने का प्रयास यहाँ पे कवि ने किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपमा अलंकार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है 12वां, गोड़ो 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 कहकर कवि क्या बताना चाहता है? ऑप्शन 1 मिट्टी की गुड़ाई की तरह मन की भी गुड़ाई होनी चाहिए, ऑप्शन बी है पौधों की देखभाल के लिए गुड़ाई जरूरी है, ऑप्शन सी है विचारों के परिष्कार के लिए मन की गुड़ाई जरूरी नहीं है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए कि मिट्टी की गुड़ाई की तरह मन की भी गुड़ाई होनी चाहिए ना। गोड़ो 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 का मतलब होता है खोदो खोदो खोदो, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पहले तो कवि कहता है तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मतलब मिट्टी में जो चट्टानें हैं, जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाना है। तो जो चट्टानें हैं, जो पत्थर हैं, उनको तोड़ना है और उसके बाद जो भूमि है उसको गोड़ो मतलब खोदना है, खोद करके उसे उपजाऊ बनाना है, उसका जो ऊसरपन है, उसका जो बंजरपन है उसको मिटाना है। तो जिस तरीके से भूमि को उपजाऊ बनाना है उसी तरीके से हमें हमारे मन को भी उपजाऊ बनाना है, हमारे मन में जो क्रोध, जो ऊब, जो असंतोष का भाव है उसे निकालना है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1।
अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद या नई कविता? तो रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं दोस्तों। हालावाद का प्रवर्तन जो है वो हिंदी में हरिवंश राय बच्चन साहब ने किया था। छायावाद के कवि भी ये नहीं है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।